कल सुबह उठकर दुनिया का सारा पेट्रोल और गैस खत्म हो जाए तो क्या होगा? ना गाड़ियां चलेंगी, ना फैक्ट्रीज, ना बिजली बनेगी और शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी रुक जाए। लेकिन फिर एक सवाल, जब हमें पता है कि पेट्रोल और कोल एक दिन खत्म हो जाएंगे तो दुनिया अब तक इन पर डिपेंडेंट क्यों है? और सोलर और विंड एनर्जी को फ्यूचर क्यों कहा जाता है? आज हम एनर्जी रिसोर्सेज की पूरी कहानी समझेंगे। एनर्जी क्या है? सबसे पहले देखिए एनर्जी होती क्या है। साइंस के मुताबिक एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी हर वो चीज जो काम करने की सलाहियत रखती हो उसे एनर्जी कहते हैं। जब आप चलते हैं बॉडी एनर्जी यूज करती है, कार चलती है फ्यूल की एनर्जी यूज होती है, बल्ब जलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, यानी हमारी पूरी जिंदगी एनर्जी पर डिपेंड करती है। एनर्जी रिसोर्सेज। अब सवाल, ये एनर्जी आती कहाँ से है? जिन सोर्सेज से हमें एनर्जी मिलती है उन्हें कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। साइंस इन्हें दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करती है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो नेचुरली दोबारा प्रोड्यूस हो जाए, यानी अगर हम आज यूज करें तो नेचर उसे फिर से बना दे। एग्जाम्पल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, टाइडल एनर्जी। ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होते, इसलिए इन्हें फ्यूचर की एनर्जी भी कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अब दूसरी कैटेगरी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये वो रिसोर्सेज हैं जो बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, लेकिन हम इन्हें कुछ ही सालों में यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल्स, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, यानी ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक दिन ये खत्म हो सकते हैं। इसीलिए दुनिया अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जा रही है। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। रिन्यूएबल, नेचर दोबारा बना देती है, पोल्यूशन कम होती है और ये सस्टेनेबल है। नॉन रिन्यूएबल, लिमिटेड क्वांटिटी, पोल्यूशन ज्यादा, क्लाइमेट चेंज का मेजर कॉज। अब देखिए एनर्जी क्राइसिस। अब सवाल है, जब रिसोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट हैं तो एनर्जी क्राइसिस क्यों होता है? एनर्जी क्राइसिस तब होता है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए। रीजंस, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स पर एक्सेसिव डिपेंडेंस। पाकिस्तान भी एनर्जी क्राइसिस का सामना कर चुका है, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। पाकिस्तान और एनर्जी। पाकिस्तान के पास रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। बलोचिस्तान और सिंध सोलर एनर्जी के लिए आइडियल है। झिमपुर, सिंध विंड एनर्जी का फेमस प्रोजेक्ट है। तरबेला और मंगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के मेजर सोर्सेज हैं, यानी अगर सही प्लानिंग हो तो पाकिस्तान अपनी एनर्जी नीड्स का बहुत बड़ा हिस्सा क्लीन एनर्जी से पूरा कर सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर सूरज इतनी ज्यादा एनर्जी देता है तो हर घर सोलर एनर्जी पर क्यों नहीं चलता? हवा को हम देख भी नहीं सकते, फिर वो बिजली कैसे बना देती है? और न्यूक्लियर एनर्जी की थोड़ी सी क्वांटिटी इतना ज्यादा पावर कैसे प्रोड्यूस करती है? आज हम इन तमाम सवालों के साइंटिफिक जवाब ढूंढेंगे। सोलर एनर्जी, सबसे पहले देखते हैं सोलर एनर्जी। सूरज हर सेकंड इतनी एनर्जी इमिट करता है कि अगर हम उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा भी यूज कर लें तो दुनिया की एनर्जी की जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन सवाल है, सोलर पैनल बिजली कैसे बनाता है? सोलर पैनल के अंदर फोटोवोल्टेइक सेल्स लगे होते हैं। जब सूरज की रोशनी इन सेल्स पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, यानी सोलर पैनल हीट से नहीं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अब देखते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, कभी आपने बड़े बड़े विंड ट्रिब्यून्स देखे होंगे। ये हवा से बिजली कैसे बनाते हैं? जब हवा ट्रिब्यून के ब्लेड्स को घुमाती है तो ब्लेड्स एक शेफ्ट को रोटेट करते हैं। ये शेफ्ट जनरेटर से कनेक्टेड होती है और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोचिए, एक डैम में बहुत सारा पानी जमा है,
जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो उसमें बहुत एनर्जी होती है। ये पानी ट्रिब्यून्स को घुमाता है और ट्रिब्यून्स जनरेटर को चलाती हैं। इसी प्रोसेस से बिजली पैदा होती है। पाकिस्तान के दो सबसे फेमस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तरबेला डैम और मंगला डैम। अब देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स की तरफ। न्यूक्लियर एनर्जी, ये एनर्जी एटम्स के न्यूक्लियस से मिलती है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोसेस है न्यूक्लियर फिशन। इसमें यूरेनियम का एटम टूटता है। जब एटम स्प्लिट होता है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ये हीट वाटर को स्टीम में बदलती है। स्टीम टरबाइंस को घुमाती है और टरबाइंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए थोड़ी सी न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी नेशनल ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन। अब सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ नई एनर्जी बनाना ही सोल्यूशन है? नहीं, एनर्जी बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी को कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। छोटी छोटी हैबिट्स बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। अनयूज्ड लाइट्स बंद करना, एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब यूज़ करना, फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। याद रखें, द चीपेस्ट एनर्जी इज़ द एनर्जी वी डोंट वेस्ट। पाकिस्तान एंड फ्यूचर एनर्जी। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है। सैंड विंड एनर्जी के लिए आइडियल है। नॉर्दर्न पाकिस्तान हाइड्रो पावर के लिए सूटेबल है। सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर इन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ किया जाए तो एनर्जी क्राइसिस को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा एनर्जी रिसोर्सेज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।